नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस की इस खास पेशकश में। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड्स की। जब भी आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबरा जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि इक्विटी में कितना एक्सपोजर ले, डेट में आपको क्या करना चाहिए, तो हाइब्रिड फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो आपकी इस मुश्किल को कर सकती है आसान। अब आपको हाइब्रिड फंड में कैसे निवेश करना है, हाइब्रिड फंड में निवेश करने के फायदे क्या हैं, किसे निवेश करना चाहिए, टैक्सेशन प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि इक्विटी और डेट दोनों कंपोनेंट इसमें है, इस पर करने वाले हैं आज हम चर्चा। और हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह है, उनका स्वागत करते हैं। कीर्तन, वेलकम टू द शो। कीर्तन से बातचीत करेंगे हम ज़रूर, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं आज के शो में क्या खास है। आज हम शो में खास तौर पर ये समझेंगे क्या होते हैं हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड स्कीम में कैसे होता है एसेट एलोकेशन, हाइब्रिड फंड कैसे निवेशकों के लिए, और कैसे लगता है हाइब्रिड फंड पर टैक्स। कीर्तन, सबसे पहले बाजार का जो मूड होता है, कब कहाँ चले जाए किसे मालूम नहीं होता है, लेकिन काफ़ी जो निवेशक होते हैं वो इससे कंफर्टेबल, असहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो हर तरीके की कैटेगरी आजकल म्यूचुअल फंड के बाजार में मौजूद है, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए हाइब्रिड कैटेगरी भी है। हाइब्रिड कैटेगरी सबसे पहले कैसे काम करती है, और बाजार में जब इतना उतार चढ़ाव होता है तो इसका जो मेन रोल है वो क्या रहता है? स्वाति, सबसे पहले थैंक यू मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। तो स्वाति देखिए, 5 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है सेबी के हिसाब से। एक हो गया इक्विटी स्कीम, जिसमें अगर आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा इक्विटी में लगेगा। डेट स्कीम, जिसमें आप अगर पैसा डालेंगे तो डेट में लगेगा। वैसे ही एक कैटेगरी है हाइब्रिड, जिसमें टिपिकली जब आप पैसा लगाते हैं तो वो ना सिर्फ इक्विटी ना सिर्फ डेट में पैसा लगाता है, पर वो थोड़ा सा पैसा इक्विटी में, थोड़ा सा डेट में, थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर्स में, थोड़ा सा रीट्स में और थोड़ा सा इन्वेट्स में। ये 5-6 चीजों के बीच में ये स्कीम या ये फंड पैसों को डिवाइड कर सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली देखें, इस कैटेगरी से एक्सपेक्टेशन ये है कि एक प्योर 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड के सामने ये कैटेगरी में आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी इक्विटी फंड के सामने। पर क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी इक्विटी फंड से कम है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी इक्विटी जितनी नहीं होनी चाहिए। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन टिपिकली आपकी डेट फंड से ज्यादा, और इसमें भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, कितना ज्यादा वो डिपेंड करेगा आप कौन सी स्कीम में पैसा लगा रहे। पर हाइब्रिड में 7 कैटेगरीज है स्वाति, सब कैटेगरीज। एक है आर्बिट्राज फंड्स, दूसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, तीसरा है बैलेंस हाइब्रिड फंड, चौथा है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, पांचवा है जो पॉपुलरली बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से या डायनामिक एसेट एलोकेशन के नाम से जाना जाता है, 6th है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और 7th है इक्विटी सेविंग्स फंड। तो अभी स्वाति, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सातों फंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग है, पर ये डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन में, कितने समय के लिए और क्या सोच के पैसा निवेश कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इन 7 में से कौन सी सब कैटेगरी में पैसा लगाएं। पर लार्जली मेरे हिसाब से हाइब्रिड फंड एज अ कैटेगरी की एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि आपको इक्विटी से कम वॉलेटिलिटी या रिस्क दे, और क्योंकि रिस्क कम है, वॉलेटिलिटी कम है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन डेट फंड से टैक्स एडजस्टेड में थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ये लार्जली मेरे हिसाब से निवेशकों को समझने की जरूरत है, वो हाइब्रिड में पैसा निवेश करे उसके पहले स्वाति। ओके, तो हाइब्रिड फंड कैटेगरी में जो 7 फंड्स हैं, 7 स्कीम्स है इस कैटेगरी के अंडर, वो कीर्तन आपने बताए, बेसिकली मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने का एक तरीका, और वो किससे आता है? इक्विटी कंपोनेंट से ज़्यादा आता है। इसमें अगर मैं जैसे आर्बिट्राज फंड की आपने बात की, आर्बिट्राज फंड की के थोड़ी सी अगर खासियत समझें, क्योंकि विद इन कैटेगरी इतने सारे स्कीम्स हैं और अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है, तो लाजमी है थोड़ा बहुत कंफ्यूज होना। आर्बिट्राज फंड की क्या खासियत है? क्योंकि इन सभी कैटेगरीज में इक्विटी कंपोनेंट भी है, डेट भी है, जैसे आपने बोला, थोड़ा गोल्ड भी है एक किसी कैटेगरी में,
और भी बहुत सारे प्रेफरेंस शेयर में भी निवेश होता है, स्पेशली आर्बिट्राज फंड की फंक्शनिंग कैसी है? तो देखिए स्वाति, ये 7 स्कीमों को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एक हिस्सा हो गया जिसमें हम सिर्फ आर्बिट्राज फंड को डालेंगे, और दूसरा वो हिस्सा हो गया जिसमें बाकी के 6 स्कीम्स को डाल देंगे। अभी मैं आर्बिट्राज पे आंसर करूं उसके पहले थोड़ा सा इन 6 स्कीम्स पे, अभी ये 6 स्कीम्स एक दूसरे से कैसे अलग है, तो आप देखिए ये 6 स्कीमों का कॉम्पोजिशन अलग अलग है थोड़ा सा, जिसमें किसी में इक्विटी ज्यादा है, किसी में डेट ज्यादा है। अभी जैसे अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करें तो उसमें 10 से 25% इक्विटी है। आप बैलेंस हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो उसमें 40 से 60% इक्विटी है। अग्रेसिव की बात करें तो उसमें 65 से 80% इक्विटी है। तो ऐसे इन 6 स्कीम्स में अलग अलग फंड्स में अलग अलग इक्विटी एक्सपोजर है। तो वो हो गया ये 6 स्कीम्स का एक साथ कैसे कैसे वो दिखते हैं। अभी अगर आप आर्बिट्राज फंड की बात करें तो आर्बिट्राज फंड एक ऐसा फंड है जो आप अगर पैसा सेविंग्स अकाउंट में ना रखकर या लिक्विड फंड में ना रखकर रखना चाहे कहीं और, जहां पर आपको टैक्स एडजस्टेड रिटर्न सेविंग्स अकाउंट और सेविंग लिक्विड फंड से ज्यादा मिले, तो वो कैटेगरी होगी आर्बिट्राज। पर आर्बिट्राज में समझना ये है कि आपको तकरीबन 6 महीना या उससे ज्यादा की होल्डिंग पीरियड होनी चाहिए, तभी आप आर्बिट्राज में देखिए। अभी आर्बिट्राज में होता क्या है स्वाति, तो जैसे एक मार्केट होता है जहां पर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं जिसे कैश मार्केट कहा जाता है। दूसरा मार्केट होता है जहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलते हैं, जैसे आपने सुना होगा फ्यूचर्स मार्केट। तो ये 2 अलग अलग मार्केट्स है। तो अभी मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मान लीजिए 1000 रुपए पे कैश मार्केट जो डिलीवरी मार्केट है वहां पर ट्रेड कर रहा है। तो फ्यूचर्स मार्केट में बहुत सारे कारणों की वजह से वो 1005 रुपए पे ट्रेड करता है, ज्यादा ट्रेड करता है जनरली कैश मार्केट से। तो ये फंड्स क्या करते हैं, ये फंड्स 1000 रुपए में रिलायंस का शेयर कैश मार्केट या डिलीवरी मार्केट में खरीद लेते हैं, और फ्यूचर्स में जहां 1005 रुपए में बिक रहा है वहां पर बेच देते हैं। अब ज्यादा टेक्निकलिटी में अगर ना जाए तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही कम रिस्क वाला ट्रेड है, जहां पर आपने 1000 रुपए में खरीदा, सामने 1005 में बेच दिया और आपने 5 रुपए का प्रॉफिट पॉकेट कर लिया। तो आर्बिट्राज फंड ये जो कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है 3 रुपए 5 रुपए का, उस डिफरेंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इन फंड्स में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, इसीलिए इन फंड्स को आप टिपिकली एक लिक्विड फंड के सामने खरीदना पसंद करेंगे। पर इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी लिक्विड फंड से ज्यादा हो सकती है स्वाति। इसलिए अगर आपके पास 6 महीने तक का टाइम होराइजन है जहां पर आपको पैसा थोड़ा सा लिक्विड रखना है, तो आर्बिट्राज फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स एडवांटेज थोड़ा सा बेटर है। तो आर्बिट्राज फंड में स्वाति होता ये है, आपको इक्विटी टैक्सेशन लगता है। इक्विटी टैक्सेशन का मतलब अगर 1 साल के नीचे तक आप होल्ड कर रहे हैं तो आपका जितना भी कैपिटल गेन्स हुआ है उस पर आपको 15% टैक्स लगेगा। 1 साल के ऊपर आपको 10% टैक्स लगेगा। पर अगर ये सेम निवेश अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा या आपने लिक्विड फंड में किया, तो 3 साल के नीचे की अवधि के लिए जो निवेश किया है वो आपके टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको 30% देना पड़ेगा। 3 साल के ऊपर आपको इंडेक्सेशन पे 20% एडवांटेज मिलता है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो 30% और उसकी ऊपर वाली कैटेगरी में है, टेम्पररी पैसा पार्क करने के लिए आर्बिट्राज फंड्स में ज्यादा निवेश करते हैं, सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड से स्वाति। ओके, तो आपने ये निवेशकों की क्लैरिटी के लिए सही बोला कि 6 महीने तक का अगर आपका एक नजरिया है, बेसिकली शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो आर्बिट्राज फंड आपके लिए एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है। इसके अलावा एक बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है जो आपने बोला काफ़ी पॉपुलरली है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी भी इसे कहा जाता है। ये हाइब्रिड कैटेगरी के इस पूरे यूनिवर्स में किस तरीके से फंक्शन करता है? सो स्वाति, ये वाली कैटेगरी काफी अलग है दूसरी कैटेगरी से। जैसे अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में पैसा लगा रहे हैं तो 10 से 25% तक इक्विटी का कंपोनेंट हो सकता है। अगर आप बैलेंस में लगा रहे तो 40 से 60 हो सकता है।
अगर आप अग्रेसिव में लगा रहे वो 65 से 80 हो सकता है। तो सेबी ने ये डिफाइन करके रखा है कि अगर आप इन कैटेगरीज में पैसा लगाएंगे तो इक्विटी का कंपोनेंट इस रेंज के बीच में ही होना चाहिए। अब डायनामिक एसेट एलोकेशन एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सेबी कहता है कि आप एज अ फंड हाउस खुद अपना रूल बनाइए कि आप 0 से लेके 100% इक्विटी के बीच में कब कितना पैसा इक्विटी में रखेंगे। तो अभी इसमें अगर आप स्वाति थोड़ा सा माइन्यूटली अंदर जाए तो ये पता चलता है कि दो अलग अलग टाइप के फंड हाउसेस है। एक फंड हाउस है जो प्रो साइक्लिकल मेथड फॉलो करता है और दूसरा एक कैटेगरी ऑफ फंड हाउस है जो जो इसका ऑपोजिट विच इज नॉन साइक्लिकल वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए अगर आप एक प्रो साइक्लिकल वाले डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में पैसा लगा रहे हैं स्वाति, तो इससे होता यह है कि ये फंड ऐसा है कि जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो ये अपने इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। तो जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ज्यादा पैसा वो लोग इक्विटी में लगाएंगे। इन फंड्स को प्रो साइक्लिकल कहते हैं। जैसे मैंने कहा सेबी का कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये रेंज के बीच में इक्विटी होना चाहिए, आप 0 से 100 के बीच में कहीं पर भी रख सकते हो। और जो दूसरी कैटेगरी के फंड्स है इसी बैलेंस एडवांटेज में, वो इससे उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब मार्केट्स गिर रहे होते हैं तब इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ाते हैं और जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तब वो इक्विटी का कंपोनेंट कम कर देते हैं। तो देखिए स्वाति, इनमें से कौन सा आपको चूज करना है ये तो थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे, कौन से समय पे आप पैसा लगा रहे हो। पर इन फंड्स को अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये फंड्स आपको एसेट एलोकेशन में एक हद तक हेल्प कर सकते हैं। कैसे? जितना मार्केट ऊपर जाते जाता है, एक कैटेगरी है इनमें, जैसे मैंने आपको समझाया, वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में एक्सपोजर कम करते जाते हैं। जैसे अगर आप देखें डीएसपी, सिर्फ एक नाम ले रहा हूं, डीएसपी एसेट एलोकेशन फंड आज क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, डीएसपी एसेट एलोकेशन फंड में अनहेज्ड इक्विटी तकरीबन सिर्फ 30% के आजू बाजू है। तो ये फंड ऑटोमेटिकली मार्केट का जजमेंट लेकर कि शेयर्स कितने महंगे हैं या सस्ते हैं, वो इक्विटी का कंपोनेंट ऊपर या नीचे करते रहते हैं। ओके, जैसा अब जितने भी हम कैटेगरीज की यहाँ पर बात, विद इन जो कैटेगरी फंड्स की बात कर रहे हैं उसमें एक जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, आपने आर्बिट्राज फंड के बारे में बताया, बैलेंस एडवांटेज फंड के नेचर के बारे में बताया। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है कि कई एसेट क्लास में निवेश, और जैसा आपने पिछले अपने एक टेबल में बताया जो बाकी कैटेगरीज है जैसे कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, बैलेंस्ड फंड है, बैलेंस्ड है, मल्टी एसेट, इनका इक्विटी डेट के अलावा मल्टी एसेट में इनफैक्ट गोल्ड में भी एक्सपोजर है, रीट्स हो गया, इनविट्स हो गया, प्रेफरेंशियल शेयर है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इन मायनों में क्या बाकी फंड से ज्यादा खास है निवेशकों के लिए? तो स्वाति, सबसे पहले देखिए ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है इसे भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। कुछ ऐसे फंड्स हैं जो इक्विटी हैवी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है और कुछ ऐसे फंड्स हैं जो डेट हैवी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड देखें तो उसमें इक्विटी का कंपोनेंट 65 से 80% के बीच में होगा, ऐसा फंड हाउस कहता है। पर उसी के सामने अगर आप मान लीजिए एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखें तो उसमें इक्विटी का कंपोनेंट 10 से 80% के बीच में हो सकता है, राइट। तो जैसे आईसीआईसीआई में मिनिमम 65% था, एसबीआई में मिनिमम 10% तक भी इक्विटी जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप मल्टी एसेट फंड्स को सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट के नजरिए से मत देखिए। कुछ फंड्स इक्विटी हैवी है, कुछ फंड्स डेट हैवी है। दूसरा, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये एक कैटेगरी है जहां पर इक्विटी, डेट, गोल्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, रीट्स सब में निवेश होता है, अनलाइक दूसरी कैटेगरीज जिसके बारे में हमने बात की। पर स्वाति, इसमें एक छोटा सा चैलेंज ये है कि इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स नहीं है सबसे पहले, और जितने भी फंड्स है ना, इन फंड्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। यानी ये बहुत पुराने फंड्स नहीं है कि हमारे पास इतना डेटा हो कि हम ये एनालाइज कर पाए कि इन फंड्स ने अलग अलग मार्केट साइकिल्स में क्या डाउनसाइड को प्रोटेक्ट किया है या क्या इन्होंने बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कैटेगरीज
इस कैटेगरी को थोड़ा सा और समय देना चाहिए जिसके पहले आप इसमें निवेश करने का सोचे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कैटेगरीज में अभी तक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और बाकी है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है इस वक्त। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बस हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद थोड़ा सा टैक्सेशन प्रक्रिया और ज़्यादा समझेंगे कीर्तन से, और कौन सी कैटेगरी में, कौन से फंड में कैसा निवेशक निवेश कर सकता है, उस पर भी बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। तो हम बात करें हाइब्रिड फंड्स की। आज कीर्तन शाह हमारे साथ है। कीर्तन, जरा बताएं हाइब्रिड फंड में, क्योंकि इतने सारे इस कैटेगरी के अंदर ही फंड आते हैं, कौन से फंड में कैसा टैक्सेशन है, थोड़ा डिफर करता है, थोड़ा क्विकली अगर बताएं। स्वाति, लार्जली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखें तो टैक्सेशन का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आपके फंड में 65% पैसा इक्विटी में या आर्बिट्राज में लगा हुआ है, क्योंकि आर्बिट्राज को भी इक्विटी गिनते हैं, तो आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा। अगर आपके फंड में 65% इक्विटी और हाइब्रिड में आर्बिट्राज में नहीं है तो डेट टैक्सेशन मिलेगा। तो लार्जली डेट टैक्सेशन वाले दो फंड्स हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और बैलेंस, और इक्विटी वाले बाकी सब है, जैसे इक्विटी सेविंग्स, डायनामिक एसेट एलोकेशन, अग्रेसिव हाइब्रिड, आर्बिट्राज, और मेजरली सब मल्टी एसेट भी इक्विटी है। तो लार्जली ये कॉम्पोजिशन है। ओके। और अलग अलग कंजर्वेटिव से लेकर अग्रेसिव निवेशकों के लिए हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर ही काफी ज्यादा मौके बनते हैं। तो कौन से निवेशक के लिए कौन से फंड सूटेबल हैं? स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल है। अगर आपको आपका रिस्क प्रोफाइल पता है, जैसे आप कंजर्वेटिव हो, तो आपको ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर नहीं लेना है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को इक्विटी सेविंग फंड देखना चाहिए, मॉडरेट इन्वेस्टर्स को बैलेंस एडवांटेज वाला फंड देखना चाहिए, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स को अग्रेसिव हाइब्रिड देखना चाहिए, और जैसे मैंने आपको कहा, किसी को भी टेम्पररीली पैसा पार्क करना है तो उन्हें आर्बिट्राज फंड देखना चाहिए साथ ही। और जो हाइब्रिड कैटेगरी है, निवेशकों को इसमें निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? मतलब कौन से पैरामीटर्स है जिस पर परखना जरूरी है हाइब्रिड फंड्स को? स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको दो रीजंस देता हूं क्यों। क्योंकि जैसे ही 2018 में सेबी ने कैटेगराइजेशन किया था, डेट फंड्स और इक्विटी फंड में एक बेंचमार्किंग दे दी थी कि ये इसके और इसके बीच में ही आपको इन्वेस्ट करना है। हाइब्रिड फंड में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आप हाइब्रिड फंड में पैसा लगाए, जिसमें मान लीजिए इक्विटी में भी पैसा लग रहा है और डेट में भी पैसा लग रहा है, तो सेबी का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि इक्विटी में अगर पैसा लग रहा है तो लार्ज कैप में लगना चाहिए, मिड में लगना चाहिए या स्मॉल में लगना चाहिए, और अगर डेट में पैसा लग रहा है तो उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए या क्या क्रेडिट रेटिंग में पैसा लगना चाहिए। तो आई थिंक कभी भी आप हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि इक्विटी में पैसा जो लग रहा है वो फंड हाउस क्या लार्ज कैप हैवी है, मिड कैप हैवी है, स्मॉल कैप हैवी है। अगर स्मॉल कैप है, हैवी है, तो आपको पता है उसमें रिस्क ज्यादा है। वैसे ही डेट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या वो ज्यादा क्रेडिट रिस्क ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, क्या ज्यादा पैसा सॉवरन और ट्रिपल ए में लग रहा है या उससे नीचे वाले में लग रहा है। तो सबसे पहले ये दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जैसे हमने ऑलरेडी कवर किया है स्वाति, अगर आप अग्रेसिव है तो इक्विटी का कंपोनेंट आप ज्यादा रखना चाहेंगे, कंजर्वेटिव है तो इक्विटी का कंपोनेंट कम रखना चाहिए, और डेफिनेटली टैक्सेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, तो हाइब्रिड फंड की तमाम बारीकियां हमने समझी। कीर्तन, आपसे हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आइए अब मनी गुरु में हम आपको अपना एक खास सेगमेंट दिखाते हैं जो खास तौर पर त्योहारी सीजन से जुड़ा हुआ है। न सिर्फ आपको सामान पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि जो वित्तीय लेन देन है, जैसे लोन हो गया, वहां पर भी जबरदस्त ऑफर आपके लिए सामने है। तो आइए देखते हैं धमाकेदार फेस्टिवल ऑफर। तो बैंकों के जो फेस्टिव लोन ऑफर में, उसमें दिग्गज सरकारी बैंक ऑफ इंडिया ने काफी ज्यादा धमाका किया है। फेस्टिव सीजन में बैंक ने अपने ग्राहकों को होम लोन दर में
0.35% की कटौती कर दी है और इस कटौती के बाद बैंक की होम लोन दर 6.5% से शुरू होगी। अट्रैक्टिव दर है काफ़ी ज़्यादा और बैंक का दावा है कि ऑटो लोन में बैंक ने सबसे बड़ी कटौती यानी कि आधे % की कमी की है और बैंकों का जो ऑटो लोन है वो सबसे कम दर यानी 6.85% पर अभी उपलब्ध है। इसी फेस्टिव ऑफर पर खासी बातचीत करने के लिए बैंक के MD एंड CEO AK दास से बातचीत की है हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। फेस्टिव सीजन की इस खास सीरीज में बैंकों के ऑफर पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO AK दास। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि कल और जो आपने बड़े ऐलान किए हैं, तो क्या जो बाकी बैंकों ने काफी दरें कम कर दी थी होम लोन ऑटो लोन में, उसको फॉलो किया गया है और अब आप दावे से कह सकते हैं कि आपकी जो ऑफरिंग है वो बाकी सब में सबसे कम है? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि हर साल की तरह जो फेस्टिव सीजन है इसका हम सबको इंतजार रहता है, बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। और पिछले 1.5-2 साल में महामारी के साथ जूझने के बाद जब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि लोन ग्रोथ सिस्टम में अच्छी तरह से नहीं हुई है, उसका एक मेन कारण है कॉर्पोरेट लोन। बट हम लोगों की निगाहें हमेशा रैम सेगमेंट और रैम में रिटेल के ऊपर ज्यादा रहता है। तो ये फेस्टिव सीजन का बेसिकली 2-3 महीने का हमने कुछ स्पेशल छूट देते हैं, चार्जेस में कटौती करते हैं या चार्जेस को माफ कर देते हैं। तो ये बेसिकली फेस्टिव सीजन का है। और दूसरी बात इसमें जो आती है, हाउसिंग लोन एक ऐसी सेगमेंट है जहां पर सारे के सारे जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार आनी है हाउसिंग लोन के थ्रू, क्योंकि आपको मालूम है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ लगभग 100 से ज्यादा सेक्टर का फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है। तो अगर ये सेगमेंट अगर अच्छा चल गया तो मुझे मेरे हिसाब से बाकी सारे सेगमेंट में भी वृद्धि जो गति है उसमें और तेजी आएगी। तो पिछले बार में हम लोग ने ऐसे किए थे, शायद आपको मालूम ना हो, 2019 में जब हम लास्ट टाइम किए थे, 20 में तो हम पैंडेमिक के कारण कर नहीं पाए और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने उसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। जहां तक बैंक ऑफ इंडिया का सवाल है, हमने करीब 3,000 करोड़ की जो लोन आउटरीच प्रोग्राम है उसमें हम लोग सैंक्शन किए थे। बेसिकली मकसद यहाँ का यही है कि हम कस्टमर तक पहुंचे और उसके लिए ऋण दर में कमी करना ये एक बड़ा कदम है। हालांकि इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर नहीं, उसमें बहुत सारे चीज रहते हैं और प्रतिस्पर्धा आप जैसे कहे बाकी सारे बैंक ने भी बहुत किए, लेकिन हम लोगों ने भी उस हिसाब से किए हैं और ये हम लोग ऑलमोस्ट 8 पार कहेंगे, क्योंकि हमने जो दर घटाया व्हीकल लोन में 50 बेसिस पॉइंट्स, शायद किसी और बैंक ने घटाया उतना, तो और हाउसिंग लोन में भी करीब 35 बेसिस पॉइंट्स हमने घटाए, वो भी सिविल स्कोर रेटेड है। सो लोन अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बट मुझे उम्मीद है ये 3 महीना जो कि 18 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक हमने जो ये स्पेशल छूट दिया है केवल फेस्टिव सीजन के कारण और थोड़ा लोन को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें हम लोग अच्छे खासे सफलता हमको मिलेगी। सर, आप कह रहे हैं कि ये ऑफर जो है आपके सबसे बढ़िया ऑफर है और जो 2019 की स्कीम की बात करूं तो वो स्कीम थी हर घर लोन योजना की स्कीम थी, तो अभी जो आपके ऑफर है वो सबसे कम है और बाकी बैंकों को भी आप कंपटीशन देंगे क्योंकि इससे दम की कोई ऑफर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया। पिछले बार जो हमारा जो मूल मंत्र था वो था घर घर दस्तक, इस बार हमारा मूल मंत्र है हर घर दस्तक। तो इसके हिसाब से हम पहुंच पाएंगे सारे भारतवर्ष में। इसी महीने मैंने शुरुआत की श्रीनगर में आउटरीच प्रोग्राम का, अच्छे खासे वहां पर तनाव रहते हुए भी अच्छे खासे पार्टिसिपेशन हुई। 6 तारीख को मैंने किया था और इस पूरे महीने में दिवाली से पहले तक हम लोग ये जारी रखते हैं। हमारा लीड जो स्टेट है झारखंड में, 53 लीड डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी बैंक्स जहां कंडक्ट कर रहे हैं पैन इंडिया हम लोग सारे जगह में, और आपको मुझे पूरी उम्मीद है हम सबको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा इसमें। सर, लेकिन लोगों की जनरली ये प्रतिक्रिया रहती है कि ये दिखाने के लिए तो होता है कि 6.5% पर होम लोन, लेकिन जब वो बैंक ब्रांचेस में जाते हैं तो उन्हें मिलता नहीं है। तो इस बार हमारे माध्यम से, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो लाखों जो आपके ग्राहक है वो देख रहे होंगे अभी, तो कितना उनको एक आश्वस्त आप करेंगे कि ये जो 6.5% की सबसे कम ब्याज दर है उनके लिए भी है और इसमें कोई ज्यादा क्राइटेरिया में डिफरेंस नहीं है? तो देखिए, जहां तक ब्रांचेस को बताना है, उनको सेंसिटाइज करना है, वो हम क्रिया, जैसे मैंने आपको बता रहा था, आज भी हम सब फील्ड लोगों से मिल रहे हैं और कल परसों तो ये इसके बारे में डिसीजन हो गया। हमने एडवांस सर्कुलर भी भेज दिए थे सबको तैयारी करने के लिए। और हमारे पास रिटेल हब्स है, करीब 75 से 80 रिटेल हब्स है, वहां पर
ये सैंक्शन होंगे और ब्रांचेस में जो लीड आएंगे, तरह तरह का लीड, हमारे ब्रांचेस में जो लीड आएंगे उनको सही मार्गदर्शन किया जाएगा। आरबीसी अब जो हब है वहां तक पीएचडी 59 मिनट्स, हम लोग तुरंत कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इसी हफ्ते हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जहां पर जैसे कि आपको बताया गया 1 घंटा से पहले भी 59 मिनट में लोन की जो स्वीकृति दी जाती है उसमें भी हम कैंपेन चला रहे हैं। और हमारा मिस्ड कॉल सर्विसेज से, हमारा कॉल सेंटर से डिजिटल प्लेटफॉर्म लगभग बन गया है। इसी महीने के अंत तक या अगले महीने अर्ली वी आर ब्रिंगिंग इट ऑन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आउटरीच का सवाल है, हम कोई कसर बाकी नहीं रख रहे और हम लोग जाते हैं हर जगह पे जहां पर मीटिंग होता है। तो आई थिंक इसमें हम लोग कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे खास आपके लिए धमाकेदार फेस्टिव ऑफर्स। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।